हेलो 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 हेलो। क्या गुड मेरी आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू बेटा। आ, हाँ भाई, अभी तुम ही लोग आए हो। मैं एक बार मैसेज और ड्रॉप कर देता हूँ। शिवांश आ गया। ठीक। ओके। हाँ, सब लोग ऑडियो वीडियो आ रही है मेरी ठीक ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। ये वीडियो इन्वर्टेड तो नहीं आ रही? मतलब पढ़ने में आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है, मतलब मेरे में ही दिखाई दे रही है फिर वो इन्वर्टेड। ठीक। चलो। ठीक है। चलो भाई। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बता देता हूं कि क्यों हम काइनेमेटिक्स से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो आपके एआईआर बैचेस के टेस्ट होंगे वो सारे के सारे इसी 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो है सिलेबस जो है वो हम 12th का ही पढ़ाएंगे। जैसे ही 12th का सिलेबस कंप्लीट होता है फिर हम 11th के सिलेबस पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है। चलो। तो आज मैं जो लेकर के आया हूं 2026 के जेई मेंस के सारे पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं। 2026 में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं जेई मेंस के, हम हर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या कभी अभी आप लोगों ने 2026 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं क्या? अभी नहीं करे? ठीक है। तो फिर बेसिकली अब हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम है 26 तक के पीवाईक्यूज, मतलब इस साल के पीवाईक्यूज सॉल्व करने का। ठीक है। चलो। तो मैं चाहता हूं कि हर पीवाईक्यू को मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना। ठीक है। फिर हम उसको सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। और कितना टाइम सही रहेगा एक सवाल के लिए? जेई में कितना टाइम मिलता है? 25 क्वेश्चन करने होते हैं कितने में? 60 मिनट में। ठीक है। कितना हो गया ये? 2.4, 2 मिनट पूरे पूरे। ठीक है। तो एक काम करूं, रफली रफली 2 मिनट के लगभग दूंगा। ठीक है। 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, मतलब 2 मिनट से ज्यादा मिलता है तो हम मान के चलते हैं 2 मिनट लगभग लगेगा। ठीक है। हो सकता है किसी सवाल में 2 से ज्यादा लग जाए। ठीक है। तो पहला सवाल ये रहा। सब लोग देख पा रहे हैं? विजिबिलिटी क्लियर है? पढ़ पा रहे हैं ना? ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ लूं, है क्या सवाल? अच्छा, आज की क्लास लंबी नहीं होगी क्योंकि गला मेरा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। शिवांश, शिखा, बी। शिवांश तुम्हारा हुआ भी? सर ऑप्शन बी आ रहा है। बी आर। सबने अटेम्प्ट कर लिया? अच्छा, याद है हमने क्लास में भी ऐसा ही सवाल किया हुआ था, ठीक है? यस सर। सेम यही सवाल क्लास में भी किया था, बस डेटा वहां पर कुछ और था। अब जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। यहां पर एक चार्ज दिया हुआ है Q1। Q1 कितना है? 3 माइक्रोकूलम। Q2 है -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। आर प्लेस्ड एट, इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं। फोर्स ऑन चार्ज Q2 निकालना है। किस पर निकालना है? इस वाले चार्ज पर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले भाई मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या फॉर्मूला है क्या है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूं। मेरे पास पहला चार्ज है Q1। Q1 की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? लेट अस कॉल इट R1 वेक्टर। दूसरा चार्ज Q2 नेगेटिव था ना, तो मैं इसको लिख देता हूं Q2। Q2 पर अब क्या हो जाएगा? इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी R2। अच्छा, अगर मैं यहां पर -Q2 लिख रहा हूं तो मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला सेम ही रख रहता हूं, है ना। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे किस पर चार्ज निकालना है? फोर्स Q2 पर। Q2 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगता? इधर की तरफ। फोर्स का वैल्यू क्या होता? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती? वही जो R वेक्टर की डायरेक्शन होती, ठीक है। तो इनटू R का यूनिट वेक्टर, ऐसा ही लिखता मैं, डायरेक्शन ये और ये। अच्छा, अगर मैं Q2 को नेगेटिव -Q2 रख दूंगा तो अपने आप फोर्स रिवर्स मार जाएगा, तो फॉर्मूला तो यही रखना है। चलो, तो फॉर्मूला फोर्स क्या हो जाएगा? K 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है? 3 माइक्रोकूलम, Q2 है -4, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 -4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, अब हमें निकालना है R वेक्टर। R वेक्टर क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल कितनी दे रखी है? I कैप, J कैप, K कैप और 2 3 3, ठीक है। तो I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप माइनस 2I कैप 3J कैप 3K कैप। I कैप में से 2I कैप माइनस करूंगा तो माइनस I कैप, J कैप में से 3J कैप तो माइनस 2J कैप, K कैप में से 3K कैप तो माइनस K कैप माइनस, तो एक मिनट, हाँ -3K कैप, सही लिखा है, ठीक है। ये आपका आ गया R वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, ये 9 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 8 और 1 9, तो 3 आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है? कुछ नहीं लिखा, तो मीटर में ही मानूंगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, और ये वेक्टर है, वेक्टर क्या है? I कैप। अच्छा, अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो हाँ, तो -I कैप -2J कैप -2K कैप डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो भाई, तो कुछ कुछ कटेगा, 9 से 9 उड़ गया, ठीक है। और ये हो गया 1 3 से, ये 3 खत्म हो गया। अच्छा, ये माइनस से सब जगह सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये सारे टर्म प्लस हो रहे हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं? डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, बाकी सब में ही प्लस है। चलो, सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? -12 और -9, तो 10⁻³ और ये बचेगा खाली 4, तो 4 इंटू 10⁻³ और अंदर क्या है? माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, तो ये हो जाएगा 4I कैप प्लस 8J कैप
प्लस 8 के कैप इंटू 10 की पावर -3। 488 कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जो ए मार्क किया यहाँ पे 3 का डिवाइड करना भूल गए। हाँ, एक ही गलती करी होगी, ये 3 का डिवाइड नहीं किया होगा, इसीलिए तुम्हारा 12 वाला कुछ आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो बस एक ही सिली मिस्टेक थी और तुम्हारा ऑप्शन मैच भी कर गया, देख रहे हो? उसको पता था कि ज्यादातर बच्चे यहां तक तो पहुंच जाते हैं कि अच्छा ये होगा, फिर उसके बाद ये डिवाइड करना भूल जाते हैं यूनिट वेक्टर का। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल सॉल्व कीजिएगा। और टाइम बढ़ाऊं क्या? जरूरत है क्या? यार ये सारे सवाल क्लास के रिपीट नहीं लग रहे हैं, कमाल है। ये भी सवाल हमने क्लास में किया है, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है? फोर्स बिटवीन कंटिन्यूअस चार्जेस। इसमें टाइम लगेगा, है ना? सर 90। 90? किस किस का 90 आया? मेरा ओम का, ठीक है। और ओम नंबर 1, ओम नंबर 2, ठीक है। और कोई? हाँ, आदित्य? सर 27। 27। शिखा, हो पाया? 1.12, खतरनाक आया। ठीक, शिवांश?
गलत आ रहा है। बहुत कितना गलत आ गया। सर एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। पाई वाई के टर्म में तो नहीं ले आया तू? नहीं सर, मतलब पहले तो पूरी अप्रोच गलत लगाया था, तो उससे आपसे किया। पहले क्या किया, सेंटर ऑफ मास पे रख दिया? नहीं, मैंने क्या किया, ये समझ रहे क्यों उस वायर पे लाई कर रहा है। है। ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा दिया हाँ है। सर, 2 हाँ सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस है बीच में, तो हाँ। अब पॉइंट चार्ज फिर 1 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, इज लोकेटेड एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम वन एंड ऑफ अ थिन इंसुलेटिंग वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 24 माइक्रोकूलम, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ, फोर्स बिटवीन क्यू एंड वायर इज। यार ये सवाल मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैंने क्लास में करवाया है, पर मैंने चार्जेस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के टर्म में करवाए होंगे, यस सर, ये ठीक है। वाला ऐसा सवाल करवाया था यहां पर, एक मैंने कुछ ये बोल दिया कि एक ये चार्ज रॉड है, ठीक है, इसके पास चार्ज मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल क्यू, यहां पर चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट्स कॉल इट आर, बोल सकता हूं। पूरे वायर की लेंथ क्या है, एल। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे सबसे पहले क्या करूं, एक छोटा सा चार्ज डी क्यू मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कितनी दूरी पर मान रहे हो आप, लेट से इसको यहां से यहां तक की दूरी x मान लूं, तो ये वाली वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, dx। अब बोलना dq और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, df, तो दिस df विल बी इक्वल्स टू k स्मॉल q इंटू dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे फोर्स को इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो F क्या हो जाएगा, K स्मॉल q बाहर आ जाएगा, dq अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल L लेंथ का चार्ज क्या है, कैपिटल Q, तो एक यूनिट लेंथ का Q बाई एल, तो dx लेंथ का Q बाई एल इंटू dx, इसी को क्या बोलते हैं, dq, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को यहां चिपका दूं, तो k स्मॉल q ये हो जाएगा q अपॉन एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही होगा, q अपॉन एल बाहर आ जाएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई समस्या? अब लिमिट ध्यान से सुनना, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, x की वैल्यू कहां से कहां तक रहेंगे, r से r प्लस एल तक, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एल, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, r से r प्लस एल, x की पावर -2 है, एक पावर बढ़ाऊंगा उसी का डिवाइड करूंगा, तो x की पावर -1 अपॉन -1। तो अब ये क्या आ गया, फोर्स फॉर्मूला क्या आया, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एल, लिमिट पे अब लिमिट उल्टी कर दूं, 1 अपॉन आर -1 अपॉन आर प्लस एल, ये आपका आ गया फॉर्मूला। कोई परेशानी इसमें? अब वैल्यू चिपका दो बस, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे डेटा वाले टर्म आते हैं ना क्वेश्चन में कि सर ये इतना कूलम है, ये इतना कूलम है, पहले वेरिएबल्स के टर्म में निकाल दो, लास्ट में वैल्यू चिपका देना, ठीक है। चलो के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू 1 माइक्रोकूलम और 24 माइक्रोकूलम, तो 24 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है वायर की, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2, और यहां इसके आगे क्या है, 1 अपॉन आर, भाई 1 अपॉन आर क्या होता है, 1 अपॉन आर, आर कितना है, कुछ दिया था, 2 सेंटीमीटर दिया था ना, 2 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन 2 और -1 अपॉन 12, और 10 की पावर -2 यहां पे भी आएगा, तो उसको फिर से बाहर कॉमन ले लेता हूं, है ना, सेंटीमीटर को कॉमन ले लिया। चलो तो कुछ कुछ कटा पिटा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया,
10 की पावर -3, ऊपर जाएगा 10 की पावर +3, ये 3 खत्म हो गए। 9 इंटू 24, 6/12 -1 तो 5/12, तो ये हो जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10, 90 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 आंसर सही आया। ठीक, इस सवाल में 2 मिनट से ज्यादा तो लगना था, ये बात तो तय है। ठीक है, बट एक चीज ध्यान देना, जब इसमें से आप में से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफी सारे बच्चों ने पहले ही सवाल में डेटा पुट कर दिया होगा यहीं पर, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लगा, है ना। तो कोशिश क्या करो, जब ऐसे हो ना, वेरिएबल्स के टर्म में पहले निकाल लो, लास्ट में फाइनल जो आंसर आएगा उसमें वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, आई थिंक ये रिजल्ट हमारा पहले भी आया था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, बस पहले अंतर क्या किया था मैंने, जब मैंने शायद तुम्हारी क्लास में कराया होगा तो मैंने यहां से x लिया होगा, इसको x मान लिया होगा, तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या हो रहा होगा, r प्लस एक्स टाइप का। ठीक है, बस इतना अंतर होगा और कुछ नहीं होगा। चलो अगले सवाल पर आ जाऊं। ठीक, इसका आंसर 90 है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, सॉल्व कीजिए। मेरे ख्याल से शायद तुम्हारे साथ पहली बार में ही मैं ये सवाल लगा रहा हूँ अभी 2026 के। ठीक है, और मैं अभी देख रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस क्लास के हैं। तो 0.7 आ रहा है। 0.7, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना। हाफ रिंग की वजह से क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इतना, वैल्यू ऑफ क्यू इज, किसी भी आर्क की वजह से, याद है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये चार्ज है कितना क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, यही फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब ये क्या है, हाफ रिंग है, हाफ रिंग में थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के कितना है 9 इंटू 10 की पावर, अच्छा फॉर्मूला ही बोला है खाली, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो अभी पहले के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन 180 बाई 2 मतलब साइन 90 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, तो 2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला।
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है मुझे 100 वोल्ट पर मीटर, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू निकालना है, पाई कितना दिया है 3.14 मानने को बोला है, और आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। 3.14 इंटू 35, 10 की पावर -2, और ये तो खत्म हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 18 10 की पावर 9, ठीक है। और ये किस में बताना है, नैनोकूलम में, तो माइनस तो ये हो गया 35 इंटू 3, कुछ कटेगा पिटेगा, 3.14 इंटू 35 अपॉन 18 नैनोकूलम, ठीक है। अब देखो 18 टू जा 36, लगभग लगभग 2 के आसपास हो गया, ठीक है। 3 टू जा 6, 6 के आसपास कुछ हो गया, 6 क्यों, 6 6 क्यों नहीं दिख रहा मेरे को, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या हमने, आर स्क्वायर था, हाँ सही कह रहे हो, तो आर स्क्वायर कहाँ गया 35 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 10 की पावर -35 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 35 इंटू 35 10 की पावर -2, ऑप्शन है नैनोकूलम, ये बनेगा, है ना। अब अगर मैं बोलूंगा 6 का 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 6 का अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 18, तो 2 के आसपास कुछ होगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना। कोई और ऑप्शन, एक काम करूं, इसको 10 की पावर -2 को 100 लिख दूं, 1/100, मतलब ये सवाल मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि सवाल में दम नहीं है, कैलकुलेशन गंदी है। यस सर। और ये हो गया 5 7 35 20, है ना, और ये हो गया 5 7 35 4, 49 3.14 इंटू 49, एक बात बोलूं, जैसे मुझे साथ साथ दिख रहा है 3.14 की जगह 22/7 लिख दो, बोलता रहेगा, बोलने दो, ठीक है, इंटू 18 इंटू 4, ठीक है। ये देखो 7 7 49, और ये हो गया 2, ये हो गया 11, यहाँ क्या हो गया ऊपर 77 अपॉन 36, 36 टू ज़ा 74, 72 होता है, 2 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन ए आंसर आएगा, यस सर। ठीक है। इसमें इसने भले ही बोला है 3.14, लेकिन जैसे ही मुझे 7 7 कुछ दिख गया, मैं नहीं रखूंगा 3.14, मैं रखूंगा 22/7, सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, एक आध साथ तो कटेगा ही, ठीक है। यस सर। चलो, तो इस सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा थी। अच्छा, ये तुम लोगों को फॉर्मूला याद था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी भूल गए होगे, नहीं सर याद था। याद था, चलो बढ़िया। अगर ये फॉर्मूला याद था फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फिर इसमें कुछ बहुत मेहनत नहीं है, कैलकुलेशन में मेहनत मान सकते हो, ठीक है। अगले सवाल पर आऊं, चलो इस सवाल को ट्राई करो, एक काम करता हूँ 3 मिनट करता हूँ, सभी में 2 मिनट से ज्यादा तो टाइम लग ही रहा है ना।
रेडियस और 8 और 18 दी है। आफ्टर इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, ऑप्शन डी। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिक्स कर दिया है ना। यस सर। हो गया सॉल्व। चलो यहां देखना, अब इस सवाल में क्या बोल रहा है। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स S1 एंड S2 of radii 8 centimeter and 18 centimeter are connected to each other by a wire. After equilibrium is established, ratio of electric field on S1 and S2 spheres are ES1 and ES2 respectively. वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है, ठीक है। सुनो, अब इसमें एक कमाल की चीज दिखाता हूं। कंडक्टर्स में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब भी मैं दो कंडक्टर्स को आपस में कांटेक्ट में लाता हूं पोटेंशियल सेम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बस पोटेंशियल के फॉर्मूला में एक बार देख लो। एक बात बताना, अगर इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो फाइनली क्या होगा, K Q1 अपॉन R1 K Q2 अपॉन R2। तो Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर हो जाएगा, R1 अपॉन R2। कोई दिक्कत। रेडियस का रेशियो कितना दिया है, 8 और 18, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 18 यानी कि 4/9। तो इस वाले पर मैं 4Q चार्ज बोल दूं और इस वाले पर बोल दूं 9Q, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर है, R1 अपॉन R2 के। तो R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। तो एक R1 एक R1 एक R2 एक R2 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना आ गया, R2 अपॉन R1 यानी कि 9:4। तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपका सीधा आंसर आ जाता, ठीक है। आई थिंक इस सवाल में आपको टाइम कम लगना चाहिए था, जितना आपको टाइम लगा ना 1.5-2 मिनट। और मैं बता रहा हूं फिर से टाइम क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि तुम फिर डेटा में घुस गए। तुमने फिर तुम फॉर्मूले की जगह, शेयर हुआ वो निकाले, फिर उसके बाद हाँ तुम फिर फॉर्मूले की जगह डेटा में घुस गए। अरे यार, जब तुम्हें टोटल चार्ज दिया ही नहीं था तो Q1 Q2 का रेशियो ही लिख लेते ना, ठीक है। ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, यहां तक ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। याद है सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लगा सकते थे, इससे भी आ जाता, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर करके, ठीक है। चलो टाइम कम लगता, बस मेरा कहने का मतलब ये है। सॉल्व कीजिए। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा ऑप्शन, ऑप्शंस मुझे गलत क्यों लग रहे हैं।
सही है सारे ऑप्शन। यस सर। 6 पॉइंट चार्ज कैप्ट एट 60 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। यार ये वाले प्लस क्यू की वजह से और ये वाले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, हाँ ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2E आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो इसका x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव। यहाँ पर अच्छा ये बाहर भी एक नेगेटिव ए लगा में रखा है। होगा, ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। यस सर। ए का तो रेस्पॉन्स। कौन सा आंसर हो नहीं सकता? ये नहीं हो सकता, x नेगेटिव y नेगेटिव ये नहीं हो सकता। लेकिन सर जब क्यू माइनस को इंटू कर देंगे तो सर एक्स एक्सिस वाला सर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। क्या? सर जैसे ए और बी में अगर माइनस जो साइन है उससे हाँ, अगर ब्रैकेट में इंटू कर देंगे तो माइनस b में साइन से माइनस प्लस हो साइन जाएगा। कहाँ है? b में √3 i कैप माइनस जे कैप है, और हाँ तो माइनस सर बाहर नहीं है। आंसर तो माइनस रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप होना चाहिए था। हाँ तो ये है ना ऑप्शन ए। ओके ठीक है। ऑप्शन ए में बाहर माइनस निकाल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन ए में बाहर ये माइनस थोड़ा सा डल हो गया है। अब दो ही ऑप्शन बचे, ठीक है, एक या तो ये ए या बी। ठीक है, और आगरा या चेन्नई में से कोई एक आता। ठीक है, मतलब सॉल्व ही करना पड़ेगा क्या? अच्छा अब जैसे ये दो हैं, ठीक है, पहले एक चार्ज की वजह से क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 2 KQ बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 KQ बाई आर स्क्वायर माइनस कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। ये समझ में आया? यस सर। ये अगर एंगल ई है, यहां पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक थीटा के बगल वाला कॉस थीटा, तो मैंने क्या बोला? ये वाला हो गया 2E कॉस थीटा 2E साइन थीटा, तो 2E तो कॉमन ले लिया, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, हाँ सर। तो अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस रूट थ्री बाई 2 KQ बाई आर स्क्वायर माइनस √3 बाई 2 y कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसने माइनस भी बाहर निकाल दिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर √3 i कैप माइनस जे कैप। हालांकि देख के ही समझ में आ गया था ऑप्शन से कि आगरा ही आंसर आने वाला है। सर। ठीक है, बढ़िया है। तो इस सवाल को तो आई थिंक सभी ने 1 मिनट से पहले कर लिया है ना? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। आई थिंक ये भी 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आ गया? यस सर। सबका आ गया या कोई बचा है भी? आ गया सर। आ गया, करो। शिखा सुनो, मैं समझ गया तुम्हारा आंसर क्यों टाइम लग रहा है। ठीक है, सवाल में क्या बोला है कि एक पेंडुलम है ऐसा, जिसको हमने क्या किया हुआ है? एक रस्सी से बांध दिया है ऐसे, इस तरीके की एक रस्सी ली है, उससे ऐसे लटका दिया है और इसको छत से ऐसे लटका दिया है। अब जरा बताना, ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ बॉब ऑफ मास m एंड चार्ज q। ठीक है, द पेंडुलम स्ट्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, मतलब धागे का कोई मास नहीं है, आइडियल स्ट्रिंग है। ठीक है, व्हेन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंजेस। ठीक है, द टेंशन, द फाइनल टेंशन व्हेन पेंडुलम अटेन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन।
अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल फील्ड अप्लाई किया, लेट से इस तरीके का हॉरिजॉन्टल फील्ड अप्लाई किया, तो इस पर एक फोर्स लगेगा बेटा राइट साइड में, ठीक है। वो फोर्स कितना हो जाएगा, QE, और इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg। तो थोड़ी देर के बाद ये पेंडुलम आपको कुछ ऐसा, ये धागा तिरछा हो जाएगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में यहां दिखेगा। तो इस पर राइट साइड में फोर्स क्या लग रहा है, QE, नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg। अब आप इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यहां पर आपका धागे में टेंशन क्या मान लोगे आप, T। आपको T निकालना है। जो तरीका तुम लगा रही हो मैं बताता हूं क्या कर रहे हो। तुमने यहां पर थीटा माना, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो T का वर्टिकल कंपोनेंट थीटा के बगल वाला क्या हो जाएगा बेटा, तो T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के। T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के सामने वाला T sin थीटा, विच इज इक्वल्स टू QE। अब हो सकता है आपने यहां से टेन थीटा निकाला हो, है ना, फिर उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे हो, या अगर आपको साइन थीटा पता है कॉस थीटा पता है, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा क्या होगा, QE अपॉन T का होल स्क्वायर प्लस mg अपॉन T का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो T कितना आ जाएगा, अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर आ जाएगा। पहला तरीका, बट ये तरीका स्मार्ट तरीका नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं है। इसमें भी पहली बात सर हमको क्लिक कर जाए कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगाना, ठीक है। दूसरी बात सर इसमें भी टाइम तो लग ही रहा है। मैंने कहा यार एक और तरीका सुनना, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये समझ में आ रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या जरूरी है कि मैं हमेशा इन दोनों के कंपोनेंट करूं, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, QE और mg का जो रिजल्टेंट होगा, QE और mg का जो रिजल्टेंट होगा उसको T के बराबर करना पड़ेगा। तो QE और mg का रिजल्टेंट क्या होता, अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। इन दोनों के फोर्सेस का रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू T। तो मैंने इस फोर्स को तोड़ने की बजाय इन दोनों को जोड़ दिया। अब समझ में आया कितनी इससे जल्दी आ जाएगा। तो आप सीधा लिख पा रहे हो आंसर क्या आ गया, mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। आई थिंक शायद बाकियों ने ऐसे ही किया था, ठीक है। हाँ, तो रादर देन तुमने T को तोड़ा, T को तोड़ोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तुमने इन दोनों को जोड़ दिया कि भैया इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सिंस नेट फोर्स 0 है तो जहां से इन दोनों का रिजल्टेंट पास होगा वहीं से उधर T उधर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब पता है क्या कर सकता है, इसी केस में बोल सकता है कि यार अगर SHM करा रहा होता, सिंपल पेंडुलम एंगुलर SHM, तो टाइम पीरियड निकाल देना। तो टाइम पीरियड में क्या हो जाता, G प्लस QE बाई एम का जो रिजल्टेंट आएगा उससे अंडर रूट 2 पाई L बाई G होता है, तो G की जगह जो नया वाला G उससे रिप्लेस कर देते, ठीक है। अच्छा एक और चीज, तुम लोगों ने याद है क्लास 11th में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था, ठीक है। अगर जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई बॉडी करती है, जैसे मान के चलो एक बॉडी है, इसको मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्पीड देनी पड़ती है अंडर रूट 5G R, ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर अंडर रूट GR। कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए तब जाके कर पाएगा, ठीक है। अब G की जगह यहां पर अगर ये वाला सवाल होता सर्कुलर मोशन कराना है, तो G की जगह नया ग्रेविटी रख देता। गया नया ग्रेविटी कितना होता, G न्यू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस QE बाई M का होल स्क्वायर, फोर्स अपॉन मास, तो mg अपॉन m तो m रह जाएगा और QE बाई m, ठीक है। ये नया ग्रेविटी हो जाता। लेकिन अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं होता,
कि ऐसा वाला सर्कुलर मोशन होता। अब पता है सर्कुलर मोशन में पोजीशंस बदल जाती। सिंस आपका आगे की तरफ यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नीचे की तरफ क्या है ग्रेविटी, तो रिजल्टेंट नया ग्रेविटी पता है कहां होता, नया इफेक्टिव ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी कुछ यहां पर होती। बॉटम राइट साइड। हाँ, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो है ना अंडर रूट मिनिमम वेलोसिटी, वो यहां की वजह कहां मिलती। हाँ, तो आपको मिनिमम वेलोसिटी यहां देनी पड़ती, ठीक है, अंडर रूट 5 नया ग्रेविटी क्या, यहाँ पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी देंगे। हाँ मैक्सिमम, तभी तो लिखा अंडर रूट 5 GR, और टॉप पर क्या होती मिनिमम, इसके ऑपोजिट पे अंडर रूट, फिर यहां मिनिमम नहीं मिलती, ठीक है, अंडर रूट जी न्यू इंटू आर। और ये एंगल निकाल पाओगे कि ये एंगल कितना होगा। अरे यार ये मैंने सेंटर से एंगल नहीं लिया, मैं एक काम करता हूँ इसको सेंटर बना देता हूँ, समझ जाओगे ना, वो डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी, और ये दिस इज अंडर रूट जी न्यू नई ग्रेविटी इंटू आर, ठीक है, ये एंगल कितना होगा। हाँ, थीटा के सामने टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम जी, क्योंकि आगे फोर्स कितना लग रहा है, जरा देखो आगे फोर्स कितना लग रहा है क्यू ई, नीचे लग रहा है एम जी, तो ये इक्विलिब्रियम में एंगल कितना होगा, यही तो एंगल है टेन थीटा, तो यहां पे जो रिजल्टेंट होगा यहां पर आएगा, है ना, क्या ये बात समझ में आई। तो हो सकता है कल को ये सवाल भी बना दे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ठीक है, उसमें बता देना, तो ऐसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, मतलब बस ये कहने का मतलब ये है कि जहां क्यूई और एमजी का रिजल्टेंट जाएगा वो नई ग्रेविटी हो जाएगी, तो पहले ग्रेविटी नीचे थी तो वर्टिकल मोशन नीचे ऐसे करता था, अब नई ग्रेविटी इधर है तो इसके अबाउट करेगा, ठीक है, मैं अगर दिखा पाऊं तो कोशिश करता हूं, ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम में तो शायद बन पाए नहीं बन पाए पता नहीं। जैसे मैंने रखा कि यहां पर मेरे पास एक बॉडी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस बॉडी को मैंने क्या किया रस्सी से बांध दिया, रस्सी की जगह ये रॉड है ना, ये रस्सी नहीं है, रॉड की जगह रस्सी कर दूं क्या, चलो अभी रस्सी रहने देता हूं, ठीक है, समझ गए। अब इस वाले मास पर मैं एक चार्ज दे दूं, मास तो है ही है, चार्ज बोलो कितना दे दूं, लेट से 10 माइक्रोकूलम चार्ज पकड़ा देता हूं, ठीक है, इस पर मैंने एक चार्ज दे दिया, दिखाई दे रहा है इस पर चार्ज आ गया, ठीक है, अब एक एक्सटर्नल फील्ड लगाना है, क्यों, है ना, फील्ड 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 फील्ड, रुको, वर्ल्ड सेटिंग्स फील्ड, एड इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप फील्ड कितना एक्स में इंटेंसिटी कितनी दे दूं 1 न्यूटन की दे दूं, तो एक एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मैं अगर यहां से रिलीज करूंगा फील्ड आया कि नहीं आया, फील्ड आया तो 1 न्यूटन, ठीक है, और ये कितना है, आई थिंक स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, 100 करके देख लेता हूँ, फील्ड तो है, बाउंड दिए, अरे बाउंड तो बनाए नहीं, अभी भी नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को अपन को एक्सटर्नल बाद में लेनी पड़ेगी ना। क्या, नहीं मैं एक मिनट इसको चार्ज को जीरो करके देखता हूँ पता चल जाएगा, अगर ये चार्ज जीरो है फील्ड दिखाई दे रहा है क्या, हाँ है, फील्ड तो है यार, तो फिर फोर्स क्यों नहीं लग रहा है इस पे, फील्ड तो है, आई थिंक इसके चार्ज लगाने से इसका फील्ड इफेक्ट हो रहा है ना, तो चार्ज की वैल्यू बहुत कम होगी, नहीं 10 माइक्रोकूलम दिया था क्या। हाँ
तो ये भी तो माइक्रोकूलम में ही होगा, कूलम ये न्यूटन ऐसा ही कूलम में मेरे है। को लगता है। तो 10 की जगह, पर ये तो सीधा 10 ही 10 ही डोमिनेट कर रहा है। सर आप इलाके छोड़ दीजिए। नहीं, फील्ड है, अगर फील्ड नहीं होता तो ऐसा ऑसिलेट नहीं करता, दिख रहा है ये यस सर, ऐसा अजीब सा तो नहीं होता। मतलब वो मैग्नीट्यूड का ही असर है। ठीक है, अरे रुक जा, अब रुक नहीं रहा। यहीं कहीं पे उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। हाँ, यहाँ पे कहीं मैक्सिमम वेलोसिटी होगा इस तरफ। ठीक है, तो वो यस सर। समझ में आ रही है। यस सर, हाँ। मतलब खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का रायता फैला है, क्योंकि ये न्यूटन पर कूलम में है और ये माइक्रो कूलम में था। इसका यूनिट माइक्रो कूलम में है, अगर आप पढ़ पा रहे होगे तो मैंने 1000 मिली कूलम किया। ठीक है, तो रायता उसका फैला है, कुछ ज्यादा ही डिफरेंस, इतना खतरनाक यूनिट का डिफरेंस। चलो ठीक है यार, चलो अगले सवाल पर आते हैं। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 4 अप्रैल 2026, अच्छा सवाल है ये। आ गया, किसका आया? ओम, ठीक है। यस सर, ऑप्शन है। ठीक है, a dipole, rigid dipole undergoes SHM about its center in presence of electric field। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नॉट x कैप, मतलब E नॉट I कैप है। if another electric field 2 E नॉट J कैप plus K कैप is introduced, what will be परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो भाई अगर एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई एक डाइपोल रख दिया, डाइपोल ऐसा दिखा दूं मैं, ऐसा डाइपोल, हल्का सा एंगल टिल्ट कर दिया, तो ये डाइपोल पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है? पीई साइन थीटा। अगर डाइपोल का एंगल क्या है? थीटा है, तो छोटे थीटा के लिए क्या हो जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल्स टू पीई थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू के थीटा आ गया। तो टाइम पीरियड, इफ टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन के क्या हो गया? पीई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी? तो पहले फ्रीक्वेंसी थी F1, तो F1 इज इक्वल टू
कितना था, अंडर रूट, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, केवल ई नॉट ही है, ठीक है, तो अंडर रूट ई नॉट, ऐसा लिख दू, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई नॉट। अब नई फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, तो अब जरा देखिएगा, अब ई नॉट आई कैप के साथ ये और आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नया कितना आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो ई नॉट आई कैप टू ई नॉट जे कैप टू ई नॉट के कैप, आई थिंक इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 ई नॉट, है ना, 4 4 और 1 9, 9 तो 3 ई नॉट हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुना हो गया तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स हो गई, पहले कितनी थी, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.1, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अब नई एफ 1.73 टाइम्स हो जाएगी पहले फ्रीक्वेंसी के, तो 73% इंक्रीमेंट आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, अगर फॉर्मूला निकाल पाए तो फिर सारे सवाल इसके आगे का क्लियर है, ठीक है। आपने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, तो यहां से आ गया फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सारी चीजें तो बदल नहीं रही, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बदल रहा है। तो पहले ई नॉट था, अब ई नॉट की बाद √3 ई नॉट हो गया, तो पहले अगर फ्रीक्वेंसी f1 थी तो अब 1.73 f1 हो गई, तो 73% बढ़ गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचने वाला, ये सवाल काफी अच्छा था वैसे, ठीक, मजेदार सवाल था। अगला सवाल देखना, इसको सॉल्व करो। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, यस सर। ठीक, क्या पूछ रहा है, टू शॉर्ट डायपोल दिए हैं P1 P2 रेस्पेक्टिवली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री, P1 P2 का विद द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स O, ठीक है, सर ऑप्शन बी आ रहा है, P2 अपॉन P1 का रेशियो पूछा है, सवाल तो ये इजी है यार, मुश्किल तो नहीं लग रहा। सर ऑप्शन बी, बी आया, पहली बार बी ही आएगा, तो मैंने उल्टा ले लिया सर। P1 P2 ले लिया क्या, P1 अपॉन P2, मैंने वो P2 फायदा x की जगह x पर y कर दिया। ठीक है। चलो भाई, पहली बात, ये एक डायपोल आपका ऐसा दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, इसके लिए कैसी पॉइंट है, कैसी पोजीशन है, एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2k P1 अपॉन R क्यूब। दूसरा डायपोल कैसा है, ऊपर की ओर है, लेट्स कॉल इट P2, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, नीचे की ओर, k P2 बाई R क्यूब, उल्टा होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन जॉइनिंग O एंड X, तो रिजल्टेंट जो है
वो 60 डिग्री एंगल पर है, मतलब ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के सामने वाला, तो के पी टू अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई थीटा के बगल वाला 2k p1 अपॉन आर क्यूब, ये कट गया के से के, आर क्यूब से आर क्यूब, P2 अपॉन P1 आपको निकालना है, तो 2 1060 डिग्री हो गया, 1060 की वैल्यू होती है √3, 2√3 आंसर आ गया। बहुत अच्छे, गुड। आई थिंक ये सवाल में आप टाइम बचा सकते थे, ठीक है, बशर्ते आपने ये वाली गलती ना करी हो P1 अपॉन P2 वाली, ठीक है। तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं, बट ये सवाल 2 मिनट का नहीं था, इस सवाल को मतलब मुश्किल से 1-1.25 मिनट तक, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आऊं, चलो इस सवाल को सॉल्व करो। (2q, 3q और -4q दिया है, नेट चार्ज 0 नहीं है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। बड़े रायते फैलाए। करो। चलो देख लेना, इस सवाल में थोड़ा सा नया चीज है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पर आपकी नजर जा रही है 2q, 3q और -4q, नेट चार्ज यहां पर 0 नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्या बोला है, इनके पोजीशन दे रखी है, पूछा है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ये है। तो जब भी ऐसा हो तो डाइपोल मोमेंट, तुमको याद है पहले ऐसे ही मोमेंट निकालते थे, ठीक है। मोमेंट, मोमेंट क्या होता था, किसी भी मास का मोमेंट क्या होता था, m1r1, है ना, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m, सेंटर ऑफ मास में किया होगा, करते थे। अब ऐसे ही यहां पर भी वही मोमेंट निकालना है, लेकिन मास की जगह किसका निकालना है, चार्ज का। तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, q1r1 प्लस q2r2 प्लस q3r3। हालांकि आप बाकी में भी ये कर सकते हो, ठीक है, डाइपोल होता है उसमें भी कर सकते हो। Q1 कितना है 2q, R1 कितना है -3a कैप, प्लस Q2 कितना है 3q, ये है 2a आई कैप,
-4q और ये कितना है -2a i कैप। तो ये हो जाएगा 6 और +8 कितना हो गया 10, QA तो कॉमन ही ले लूं, 10 i कैप और यहां पर क्या हो गया -6j कैप। 10 i कैप -6j कैप कोई दिख रहा है? अब यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2QA 5 i कैप -3j कैप कोई दिख रहा है अभी? 5 - 3 नो सर। ये भी नहीं दिख रहा। डेटा हमने सही लिया है? 0,3 है तो -3 है। सर 8 से 14 होगा वहाँ पे, सर 8 से 14 होगा ना कहाँ पर? वहाँ पे 3 टू जस्ट एक और 8 और 6 14, हाँ ये तो बात सही कही तुमने। तो 14 आई कैप -6j कैप है ना, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा? 7 आई कैप आ जाएगा। तो अब 7 आई कैप 7 आई कैप -3j कैप कोई दिख रहा है? हाँ बी ऑप्शन बी। अब देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये नॉर्मल डाइपोल में भी लग जाएगा, मतलब जहां पर नेट चार्ज 0 होगा ना वहां पर भी ये लगेगा, ठीक है। ओके। चलो अगले सवाल पर आऊं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10th। ऐसा सवाल तुमने क्लास में भी किया है ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम फिर डेटा रख करके सॉल्व कर रहे हो क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि तुमने फिर डेटा रख के सवाल सॉल्व किया पहले? नो सर। P1 P2 रख के नहीं किया? कितने लोगों ने वही किया? हाँ नहीं सर, बस डेटा नहीं रखते हैं। नहीं बस रखे? P1 P2 रख सकते हो, बस इसमें एक का टाइप वापस कर। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टू शॉर्ट डाइपोल्स ए एंड बी, सबसे पहली चीज तो कीवर्ड क्या है यहाँ पर? शॉर्ट डाइपोल बोल रखा है, तो लॉन्ग डाइपोल तो वैसे ही भूल जाओ, ठीक है। हैविंग चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर and having charges 4 microcoulomb and length 1 centimeter are placed at 80 centimeter apart as shown. Net electric field midpoint पर निकालना है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इसको P1, अच्छा यहां पर दिख रहा है ये 2 माइक्रोकूलम है पहले का, तो ए का 2 माइक्रोकूलम है और दूसरे का क्या है 4 माइक्रोकूलम। तो अगर मैं इसको P बोलता हूं तो इसको 2P बोल दूं, B का 4 माइक्रोकूलम सेपरेशन वही है, तो P और 2P। अब P वाले डायपोल की वजह से, P वाला डायपोल कहां मूव कर रहा है? इधर की ओर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? राइट साइड में, E1। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? नीचे, E2। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 वैसे पहले वैल्यू रख देता हूं, उसके बाद में कुछ करूंगा, ठीक है। E1 कितना है भैया? ये एक्सियल पॉइंट है,
2kp/r³ और ये क्या है k इंटू 2p/r³। सही है, बराबर बराबर आ गया ना, तो √2 हो जाएगा, 2√2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो √2 टाइम्स ऑफ 2kp/r³। 2√2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। अब डायपोल मोमेंट p किसको माना है आपने, इस वाले को, तो 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r³। मैंने r कौन सा लिया था, इस वाले डिस्टेंस को मैंने r माना है, तो 40 सेंटीमीटर को r माना है ना, मिड पॉइंट है, तो 40 10⁻⁻2 का होल क्यूब। 2 4 36 √2 10⁻⁻6 और -2 -8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 4 नम 36, 16 चौक 64, 9√2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू ऊपर चला जाएगा 10⁻3, तो 10⁻4 बन जाएगा। ठीक है, कौन सा दिख गया, ऑप्शन सी। इस सवाल में मुझे लग रहा है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, 2 मिनट से ज्यादा लग गए तुम लोगों को। कहाँ राय थे फैलाए, सर पहले तो दोनों डाइपोल का चार्ज सेम लिया। हाँ सर, मैंने भी वो पीसी ले लिया, तो 2 साइड में डिवाइडेड था, 2 और 2 सिली मिस्टेक में ज्यादा खत्म कर दिया सवाल है। और दूसरा सर स्क्वायर लेने के इतनी आते थे, क्यूब नहीं लिया। हाँ, वह 2kp/r²। नहीं नहीं, आर क्यूब तो लिया था वो सर, जब कैलकुलेशन के वक्त जो बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर निकालते हैं, तो मैं 16 निकाल के आ रहा हूँ। शाबाश, मतलब सिली मिस्टेक्स में ज्यादा खराब हुआ ये सवाल है। चलो कोई नहीं, अगला सवाल इसको सॉल्व करो जरा। सी ऑप्शन। Two point charges are located at this and this ratio of electric field due to these charges through two spheres of radii 3 cm and 5 cm with centers at origin। सीधा डायग्राम बना के मेरे ख्याल से ये सवाल तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सर ऑप्शन सी। ठीक है, 8 माइक्रोकूलम कहाँ रखा है, x = 2 पर, तो 8 माइक्रोकूलम x = 2 पर रखा है। ठीक है, और यहां पर -2 कहां पर रखा है, x = 4 पर, तो -2 माइक्रोकूलम ये रखा है x = 4 पर। ठीक है, अब क्या बोला है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पहला स्फीयर का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला इसके अंदर आ जाएगा, तो φ1 कितना हो जाएगा, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, φ2 सेकंड वाला कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के लिए दोनों आ जाएंगे, तो 6/ε0, तो 4:3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। मतलब सॉरी, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो सवाल आपके लिए बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो इसको।
आई थिंक इसमें 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। आ गया। इसका जो पहली स्टेटमेंट है सर डी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड सर लूप्स। ऑप्शन डी। सही है, करेक्ट निकालना है तो ऑप्शन डी। हाँ, बाकी तीनों में तो ए है ही है। बढ़िया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट रेडियली आउटवर्ड व्हेन चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बोल सकते हो चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो तो रेडियली आउटवर्ड। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्स। हाँ, ये सही है। अगर फोर्स हमारा वो फोर्स क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर है, कूलम फोर्स। तो इसके लिए गॉस लॉ वैलिड है। अगर हाँ, ग्रेविटेशन में भी अगर कोई मतलब अगर दुनिया में नेचर में फोर्स ऐसा हो जाए जहां पे के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह के क्यू बाई आर हो जाए या आर क्यूब हो जाए, तो उस केस में गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एक सवाल है किसी मॉड्यूल डीपीपी में या क्वेश्चन बैंक में कोई कहीं तुम्हें दिखेगा कि सपोज करो हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते जहां पर ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर की जगह इनवर्स क्यूब होता या कुछ और होता, तो क्या गॉस लॉ तब भी वैलिड होता? नहीं, फिर गॉस लॉ आर पर डिपेंड करने लगता। ठीक है, अगला क्या है? वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज जीरो। हाँ, सही है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर कूलम फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन। ये किसने बोल दिया? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर कूलम फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन। ये क्या है? ठीक है, अब कुछ बोला होगा तो सही होगा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। ठीक है, प्लेन में ही जाता होगा। लाइन के अबाउट उस लाइन के अबाउट होता है तो उस लाइन के अबाउट 3D प्लेन तो मान ही सकते हैं ना। हाँ, मतलब मान तो सकते हैं, मैं बस यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ बोलना क्या चाह रहा है। कूलम फोर्स में मोशन मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में मूव करेगा। हाँ ठीक है, एक तरीके से कोई ना कोई प्लेन तो होगा ही। चलो, यस सर, वो जिस प्लेन में फोर्स लग रहा है उसी प्लेन में मूव करेगा। हाँ, अब वो बेसिकली हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर पता है हमको आंसर तो अब उसको जस्टिफाई कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, आई थिंक ये 1 मिनट से कम में हो जाएगा। आ गया डी। मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा टाइम लगा होगा, है ना? सबका आ गया। इस वाले चार्ज का कितना अंदर है? ये वाला चार्ज यहां पर कितना है? 2q। तो 2q का 1/8 पोर्शन अंदर रहेगा, तो 2q/8। ठीक है, और प्लस ये फेस पर है तो q/2 आधा अंदर होगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो q/4 प्लस q/2 यानी कि 3q 2q/4 तो 3q/4। ठीक है, बढ़िया। चलो, ठीक है, तो 2016 में आपके 13 सवाल आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि गला मेरा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। ठीक है अब यहां तक कोई समस्या है, कोई परेशानी है? ठीक है, कोई इस चैप्टर में वैसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा, अगली क्लास हम थोड़ी सी लंबी लेंगे, मतलब हो सकता है शायद 4 घंटे की क्लास लूं, बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक दूं। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जो एडवांस के लेवल से जनरली सवाल नहीं पूछता है, लेकिन एडवांस के लिहाज से और एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में जितनी सवाल जितनी चीजें हो सकती है ना, मैं उसमें आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइएगा मेंटली। सर वो उसका कंडक्टर का प्रेशर वगैरह वाला डेरिवेशन। प्रेशर का डेरिवेशन मैंने करवाया नहीं, प्रेशर का डेरिवेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करके कुछ होता है। यस, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। हाँ, डेरिवेशन करवाया नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया करके वैसे कर सकते हो। ठीक, अरे फोर्स क्या? जस्ट आउटसाइड सिग्मा से कराए हैं तो ये हाँ, कहां से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि डेरिवेशन कराया होगा। सर मैंने वैसे देखा था कि
जस्ट आउटसाइड फोर्स सिग्मा वेक्टर हाँ होती है, तो उसको कंपेयर करके वहां से नहीं, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अच्छा, कौन हाँ वहां से डायरेक्टली भी फोर्स कौन लगाएगा? एक चार्ज पर बाकी सारे चार्जेस लगाएंगे। हाँ तो अगर आपने सिग्मा बोल दिया तो डीए एरिया में चार्ज क्या होगा? सिग्मा डीए। और उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रिमेनिंग की वजह से होगा खाली। यस ठीक है, सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मुझे पता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा? क्यू इंटू ई अपॉन एरिया। क्यू कितना होगा? सिग्मा इंटू डी, छोटा सा एरिया, ये हो गया डी क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी ए से डी खत्म हो गया। ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बचे हुए, मतलब ऐसा अगर कंडक्टर है ना, तो यहां पर आपको प्रेशर निकालना है, तो यहां पर कुछ चार्जेस हैं, तो बचे हुए की वजह से निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिमेनिंग पोर्शन की वजह, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक बचा हुआ है और एक खुद इसका सिग्मा बाई टू होता है, तो इसीलिए सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट लिखा। यस सर हाँ बोलो। सर जैसे मतलब ये वाला जो चैप्टर है इसमें जो एसएचएम के क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। एसएचएम में एक बेसिक फॉर्मूला याद है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एसएचएम में? अगर आप बेसिक चीज याद रखोगे तो उससे काम काफी बन जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, दो तरीके के एसएचएम हो सकते हैं, एक लीनियर एक एंगुलर। लीनियर एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? एफ इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ये जो के है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू यहां चिपका देना। अब वो हो सकता है क्यू ई हो जाए, क्यू जैसे क्यू ई साइन थीटा करके अभी देखा था। दूसरा है एंगुलर एसएचएम, टॉर्क इज इक्वल्स टू के थीटा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आया था पीई साइन थीटा, तो पी थीटा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एसएचएम वाले सवालों में कि बस एक के की वैल्यू निकाल दूं और फिर वो यहाँ पे चिपका दूं। ठीक है, जैसे एक सवाल आता है कि यार अगर मैंने एक चार्ज यहां रखा क्यू, एक चार्ज यहां रखा क्यू, दूसरा चार्ज यहां पर रखा माइनस स्मॉल क्यू बोल देता हूं, बिल्कुल बीचों बीच में रखा है। लेट्स से ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है। ठीक है, अब अगर मैं इस चार्ज को माइनस क्यू को हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं ऊपर की तरफ, कितना डिस्टर्ब कर दूं? एक्स दूरी डिस्टर्ब कर दूं, तो ये क्या होगा? ये वापस आएगा। ठीक है, जब ये वापस आएगा तो ऑसिलेशन करेगा। तो सबसे पहले इस पर फोर्स निकालो। तो मैंने कहा जब ये चार्ज यहां से डिस्टर्ब होके यहां पहुंच जाएगा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेट से इसको एंगल को थीटा बोल दो, इस एंगल को भी थीटा बोल दो। तो एफ और एफ कितना हो जाएगा? 2f cos थीटा। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट गायब कर दूं। cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आ जाएगा है ना, 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू, अब देखो क्या ये अभी एसएचएम है? नहीं, किसी एसएचएम नहीं है। ठीक है, एफ नेट क्या के एक्स टाइप का दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो के एक्स टाइप का नहीं है। लेकिन इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट हो जाएगा। उस केस में क्या करेगा? f इज इक्वल्स टू 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एक्स। क्या अब तुमको ये चमक रहा है कि ये बन गया तुम्हारा नया वाला k? तो अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ये वैल्यू चिपका दो। ठीक है, तो सवाल ऐसे करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
एफ इक्वल्स टू के एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देने का है। फिर ये अब ठीक है। टाइम पीरियड पूछ ले, हो सकता है कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, हो सकता है कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, अंडर रूट के बाई एम, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। वो तो अब तुमसे इसमें ही घुमवाएगा, है ना। तो एसएचएम के बाकी चैप्टर्स में जितने सवाल आते हैं वो 99% सवाल इसी बेसिस पर होते हैं, ठीक है। हो सकता है एसएचएम और फ्लूइड मिला दे, एसएचएम थर्मल मिला दे, एसएचएम और थर्मोडायनेमिक्स मिला दे, एसएचएम और मैग्नेटिज्म, एसएचएम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो किसी में भी मिला सकता है, उसमें कोई हम रोक नहीं पाएंगे। एसएचएम का एक और टाइप का सवाल आता है, वो खाली एसएचएम में आएगा, ये बोलेगा कि मीन पोजीशन से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, वो हम फिर फेजर से करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? चलो फिर तो आज हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास जरूर अटेंड करना, लंबी होने वाली है, बीच में ब्रेक दूंगा, ठीक है। चलो, अगले हफ्ते की हिसाब से। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक, ठीक है। इस वीक शायद मेरा प्लानर पूरा फुल है ना। ओके बेटा, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम।